वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम दो प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे या दो मुद्दे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे दोनों मुद्दे। एक है CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो अधिनियम है उसको लेके रूल्स जो है जारी कर दिए गए हैं। CAA रूल्स 2024, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या है, इसके क्या प्रावधान करते हैं, इसको लेकर क्या आलोचनाएं हो रही हैं और इसको लेकर दिसंबर 2000 जब ये दिसंबर 2019 में आया था, उसके बाद वर्ष 2020 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है। हालांकि उस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है और वो अभी सुनवाई भी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये मुद्दा चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है, तो इसको हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा उतना न्यूट्रल, क्योंकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और इसको लेके अपने अपने अलग अलग मत हो सकते हैं लोगों के। लेकिन हम जो जो याचिकाकर्ता हैं उनके क्या आरोप हैं, जो सरकार है उनकी क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या प्रावधान है, इसमें किसी के मंशा पे हम जाने की अभी कोशिश नहीं करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि मैं जब इस तरह के विवादित मुद्दे आते हैं तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उसको जानना भी होता है। और चूंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है, वैसे हमें भी उसको अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो निर्णय करने होंगे। मैं टीचर हूं तो मुझे पढ़ाना ही होगा। उसमें बस वही है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया कि निर्णय देने के दौरान, तो कह रहे होते हैं कि जब जब हम कोई निर्णय कर रहे हो तो हम जजमेंटल नहीं हो। यानी जब आप कोई चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो तो अपने भावनाओं को अपनी जो है विचारधारा को बाहर कर देना चाहिए। वो जैसे है उसको वैसे समझने की कोशिश करना चाहिए। यही आधार जो है न्यायपालिका भी अपनाती है किसी भी निर्णय करने को। और यही आधार जो है एक प्रशासक से भी उम्मीद की जाती है कि जब वो किसी मुद्दे पर चर्चा करे तो उसके अपने पर्सनल व्यूज जो हैं, अपने पर्सनल पॉलिटिकल अफिनेंट और इस तरह की चीज़ें उस पर हावी न होने पाए, ठीक है। इसलिए पहले जो इस तरह के मुद्दे होते हैं उसमें हम पहले ही बता देते हैं कि आप लोग भी इसको देखिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरा मुद्दा है वह है मिशन दिव्यास्त्र। एक एक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें भी डिफेंस टेक्नोलॉजी का इशूज है। साथ ही में ये हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का और कह सकते हो कि प्रौद्योगिकी के एक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि कल ही मिशन दिव्यास्त्र के तहत जो है अग्नि 5 के तहत MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का जो है हमने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अभी इसको भी हम बताएंगे। तो आज सिर्फ दो ही मुद्दे लिए हैं क्योंकि दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही मुद्दों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला मुद्दा देखते हैं, CAA का या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर जो नियम 2024 जारी किया गया है उसमें। तो सबसे पहली बात है इसके परिचय के बारे में। तो सरकार ने वर्ष 2019 में अपने 3 पड़ोसी देश, पड़ोसी तो बहुत हैं लेकिन उसमें से 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे कि कह सकते हो कि जिनका सरकार का कहना है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र धर्म भी है, उनका राज्य का धर्म भी मुस्लिम है। उन देशों के जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो उत्पीड़ित प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी उन देशों में जहाँ पे इन 3 देशों के जो उत्पीड़ित रूप से अल्पसंख्यक हैं, उसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, यानी जो उस बहुमत वाले जो राज्य धर्म वाला है, यानी मुस्लिम को सीधे सीधे कहा जाए तो गैर मुस्लिम जो भी वहाँ के लोग हैं, वो अगर रिलीजियसली प्रताड़ित हैं और अगर वो भारत में वो आ गए हैं, वो वैध तरीके से आए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, 31 दिसंबर 2014 के पहले से जो भी भारत में रह रहा है, इन 3 देशों में जो है रिलीजियसली माइनॉरिटी, उसको एक बार में एक विंडो दिया गया है, उनको नागरिकता देने के लिए काफ़ी शिथिल प्रावधान किया गया है। और इसको लेकर जो है हमारे जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, ठीक है। इसी को लेकर CAA कहते हैं। एक्चुअल में ये हमारे 1955 के नागरिकता अधिनियम में कुछ संशोधन करके इन देशों के रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। बाकी जो जैसे प्रावधान चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन इन 3 देशों के जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी बोला जा रहा है, उनको जो भारत में रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं,
उनको भारत की नागरिकता देने को सुगम बनाने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, ये आने के साथ साथ ये कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया है। कोर्ट में चैलेंज होने के जो मेन आधार है समानता का अधिकार है, और एक आधार है कि यह जो हमारे धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि ये किसी धर्म के आधार को जो है धार्मिक आधार पे ये बनाया गया है। तो इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। और जो इसके मेन जो कह सकते हो कि जो मेन विरोध का वजह है, क्योंकि ये किसी भारतीय नागरिक को कोई अधिकार देता या उसका सिटीजनशिप का नहीं है, ये जो भारत के बाहर के लोग हैं उनके लिए है। फिर भी लोगों को लगता है कि अगर सरकार एनआरसी ला रही है जिस तरह से असम में चल रहा है, तो उसके कारण जो है मुस्लिम वर्ग इस पे उसको चोट पहुंचेगी। तो ये पूरा मुद्दा है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखिए तो 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। क्या अधिसूचना? नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 के संदर्भ में यही सीएए नियम है, नियम 2024 के नाम से। ठीक है, सीए नियम 2024 है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या भारत में वैध वीजा दिखाए बिना भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि कहते हैं कि कोई भी दस्तावेज जो आवेदक के माता पिता, दादा दादी, यहां तक कि परदादा परदादी के बारे में भी दिखाता है तो उसकी राष्ट्रीयता की पहचान मान ली जाएगी। और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको वीजा भी नहीं है, तो अगर यहाँ पे रह रहे हैं, जहां पे भी रह रहे हैं, वहां की स्थानीय लोकल बॉडी ही इन्हें प्रमाणित करके दे देगी कि यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो उनके वीजा यानी पासपोर्ट और वीजा की जो बाध्यता है वो हटा दिया गया है, उसको आसान कर दिया गया है। इससे क्या फायदा होगा कि इन देशों के रहने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो परसिक्यूटेड जिन्हें माना गया है, उत्पीड़ित किया गया माना गया है, तभी वो वहां पे छोड़ के आए हैं, वैसे लोगों को जो है उनको यहाँ पे नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। ठीक है, आसान किया गया है, जिसके तहत अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको एक्सपीडी कर दिया जाएगा। साथ ही में वीजा भी नहीं है, वीजा है या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है कि जो इस बहुत सारे कुछ हजारों, काफी कई हजारों संख्या में जो इन देशों से आए, जो उन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जो मांग थी उनकी नागरिकता को वो पूरा किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि वो जो अभी तक अवैध रूप से रह रहे थे या एक्सटेंडेड वीजा पे रह रहे थे, उनको इससे राहत मिल सकती है और वो एक नागरिकता का उपभोग कर सकते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवता के उसमें भी देखा जाए तो नागरिकता भी एक तरह से मानवता का वो होता है, क्योंकि जिस देश के वो हैं वहाँ पे उनका रिलीजियस आधार पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसे में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उनको क्या करे, उनकी नागरिकता दे सके, जो नागरिक सारे अधिकार हैं उन्हें मिल सके। ठीक है, इस आधार पे इन देशों को आए हुए, इन 3 देशों के आए हुए नागरिकों को दिया गया है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जब दिसंबर 2019 में संसद ने जो है एक एक्ट लाया था, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में भारत में दाखिल हुए को नागरिकता देने का प्रावधान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन पारित किया गया था। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है और इनके अवैध प्रवासन की कार्रवाई के खिलाफ एक रक्षोपाय करना है। तो इसमें ये देखा गया है कि ये कोई एक्ट है, लेकिन ये एक संशोधन एक्ट है जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करता है। जहां तक सिटीजनशिप की बात है, हर देश का जो अधिकार होता है कि वो अपने नागरिकता के लिए, अपने यहाँ के लोगों के सिटीजन नागरिकता को लेकर उसके लिए कानून बनाए कि किनको नागरिक कहा जाएगा, किनको नागरिक नहीं कहा जाएगा। जो भारत में पैदा होने वाले हैं उनको पैदा होने के साथ नागरिकता दी जाती है, जो भारत के पहले से रहे हैं, और कुछ और भी प्रावधान दिया जाता है, जैसे 11 साल से रह रहा हो, और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो चल रहा है और उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सीएओ को लेकर, और वो अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो चीज पहले से जो और प्रावधान चल रहे थे दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता देने के लिए वो बदल गया है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ,
इन 3 देशों के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए, और वो भी जो 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं, उनको इसमें थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है कि अगर उनके पास वैध पासपोर्ट भी नहीं है, उनके पास वैध वीजा भी नहीं है, फिर भी उन्हें यहाँ की नागरिकता देने के लिए ये चीज एक सिंगल विंडो खोली गई है। ठीक है, अब ये है कि इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि आ, हम नागरिकता दें लेकिन कुछ जो ऐसा न करें कि जैसे ये कह सकते हैं इसको सकारात्मक कार्यवाही या जो भी आप उसको कहो। सरकार ने कहा है कि जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी जी ने और भी हमारे जो उस समय के नेता ने, उन्होंने कहा था कि जो हमारे लोग हैं अगर वो रिलीजियस माइनॉरिटीज पीड़ित होते हैं तो उनको हमें देखभाल करने का हमारा अधिकार। इसीलिए आप देखिए कि जो पाकिस्तान बना था तो विभाजन के बाद वहां से जो लोग आए उनको हमने नागरिकता दी। और ठीक है, तो वह बात है कि उसी का एक्सटेंशन है, इसको आगे आप बढ़ाया हुआ मान सकते हैं। और लेकिन ये जो नागरिकता दी जा रही है इसमें यह देखा गया है कि जो खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पे कोई जो परंपरागत जो वहां की संरचना है, डेमोग्राफी है, उसको क्षति न पहुंचाए, इसको लेते हुए इसमें एक प्रावधान किया गया है कि असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में, ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, और कुछ राज्यों में जहां पे इनर लाइन प्रणाली, इनर लाइन परमिट दिया जाता है, उनमें जैसे उसमें आप अरुणाचल में भी आ जाता है, नागालैंड में भी आ जाता है, उन संरक्षित क्षेत्रों सहित कुछ श्रेणियों के क्षेत्रों को इसके दायरे से छूट दी गई है। यानी कि आप वहां के लोगों को अब हैं तो वहां पे नहीं है कि वहीं आके बस जाए, कि हमें वहां का स्थानीय दे दिया जाए, वो नहीं होगा। वहां पे जो आ गए हैं लोग उनको इससे मुक्त किया गया है कि उनके जो स्थानीय आदिवासी हैं या जो इंडिजिनियस पीपुल हैं उनके राइट को अफेक्ट न किया जा सके। ठीक है, और इसमें देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हजारों गैर मुस्लिम प्रवासियों को लाभ होने की संभावना है जो कि भारतीय नागरिकता चाहते थे, और अब तक ये प्रवासी के रूप में अवैध से या तो एक्सटेंडेड वीजा के रूप में रह रहे थे। ठीक है, अब प्रश्न है कि सीए किसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रिलीजियस माइनॉरिटी शब्द किया गया है कि उन 3 देशों के परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी, तो उसमें जो है मेजॉरिटी के जो धर्म, मेजॉरिटी वाला जो धर्म वाला, यानी जो राष्ट्र धर्म है उनका, राज्य धर्म इस्लाम है, उसके लोग चूंकि वहां पे उनको रिलीजियस आधार पे तो परसिक्यूशन नहीं हो सकता है, परसिक्यूशन के और कोई आधार हो सकते हैं जो अलग से हमारे सिटीजनशिप में है। कोई अगर अन्य आधारों पर अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो वो केस बाय केस सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि उसको करेंगे। लेकिन अगर ये कहना कि कोई मुस्लिम देश में कोई मुस्लिम परसिक्यूटेड हो रहा है तो ये तार्किक नहीं लगता है। ठीक है, अगर हो भी रहा होगा किसी और कारण से तो उसको होलसेल न करके उसको सरकार पहले से ही व्यवस्था है, हर देश में ऐसा रहता है कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं या उत्पीड़ित लोग हैं, ये मानव अधिकार है कि हर व्यक्ति का अपनी एक नागरिकता हो, उसको लेकर कार्रवाई की व्यवस्था है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देश करते हैं। ये जो है ये है कि उन देशों के चूंकि वहां पे इस्लाम राज्य धर्म है तो गैर धर्म के लोगों के साथ उत्पीड़न होने की संभावनाएं तार्किक रूप से सही लगती है, इसलिए उन लोगों को दिया गया है। और इसलिए इसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो इससे बाहर हैं। इसी का आधार बनाते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है जो कि देश की आबादी का 15% है। ठीक है, हालांकि सरकार ने कहा है कि जो उस देश के या कहीं और के भी जो परसिक्यूटेड लोग हैं वो केस बाय केस आते हैं मामला, तो उसको ध्यान में रखा जा सकता है कि कोई मुस्लिम हो लेकिन वहां पे परसिक्यूटेड हो। जैसे बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन है या और भी लोग जो है उनको भी भारत ने जो है नागरिकता तो नहीं ली लेकिन उनको रखा। अदनान स्वामी जो है पाकिस्तान के थे, उनको यहाँ की नागरिकता दी गई। तो ये अपना केस बाय केस मामला अलग से है। ये सीए एक अलग से है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो इन देशों में रिलीजियसली माइनॉरिटीज थे, जिसके कारण वो अपने धर्म के कारण उनका उत्पीड़न हुआ और वो भारत में आ गए हैं, उनके पास वैध वीजा या पासपोर्ट नहीं है, फिर भी उनको एक विंडो दी गई है कि उनको नागरिकता दे दी जाए। ठीक है, अब यह है कि इससे जुड़ी कानूनी चुनौती, ये मामला आया दिसंबर 2019 में ये एक्ट पास हुआ। उसके बाद वर्ष 2020 में ही एक संस्था है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई थी
और तब से 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं जो एक साथ क्लब कर दी गई हैं, और इसमें कई सारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी हैं, उनका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि 200 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जो मेन याचिका थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसी के साथ क्लब कर दी गई है। और अक्टूबर 2022 में जो उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे यू ललित, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि दिसंबर 2022 में चूंकि वो रिटायर हो रहे थे जस्टिस ललित, तो इसके बाद ये सुना जाएगा। वो तब से वो रिटायर भी हो गए, नए सीजीआई आ गए हैं, लगभग 1 साल से पूरा भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी उस पर फैसला किसी को लिस्टेड तो है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ये जो सीए से मामला है कि इसमें जो याचिका की गई है, सीओ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो जब आप किसी मुद्दे को चुनौती देते हैं तो उसके कुछ आधार हैं। यहाँ पे हम किसी आधार पे उसके पक्ष विपक्ष पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है और चूंकि नियम भी लागू है तो सरकार ने भी कुछ सोच के लाया होगा, वो अपना तर्क देगा और फिर जो आएगा वो हालांकि इस पे चर्चा करने के लिए कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है। स्टे होता तो रूल्स आ ही नहीं सकते थे, तो ना सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसको कोई स्टे है, लेकिन चूंकि मामला वहां पे है तो अब ये कुछ पहलू है, हम उसके किसी भावनात्मक पहलू पे नहीं जाएंगे, हम जजमेंटल नहीं होंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये बता दिए कि क्या क्या प्रावधान है, किस प्रावधान पे किया गया है। सरकार पर जो आलोचना है कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो सरकार ने कहा है कि वो पहले से किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रही है, जो पहले से चला आ रहा है, जो वो व्यवस्था चल रही है जो वहां पे उत्पीड़ित लोगों के लिए। हाँ, हम उन देशों के रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों के लिए एक अलग से विंडो लाए हैं 31 दिसंबर 2014 तक। उसके बाद के लोगों के लिए फिर वही पुरानी व्यवस्था ही है, जो उसके बाद के कोई आया होगा उनके लिए वो पुरानी व्यवस्था चल रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन आधारों पर इनको चुनौती दी गई है, जिनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला आधार यह है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हालांकि वो से 12 से 35 है, लेकिन मेन है 14 से शुरू होते हैं। और उसमें कहा गया है कि ये समानता का अधिकार, ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसमें 2 पार्ट हैं कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी के साथ समान संरक्षण किएगा। तो यहाँ पे ये है कि कह रहा है ना कि राज्य भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि जो देश के भीतर रह रहा है उसके साथ कानून कोई आर्बिट्री भेदभाव नहीं करेगा, यानी कोई मनमाना भेदभाव नहीं करेगा। उसको कानून के समझ समानता का है और कानून का समान संरक्षण मिलेगा। समानता का यानी उसको नकारात्मक रूप से भेदभाव नहीं करेगा, समान संरक्षण यानी सकारात्मक रूप से उसे ऐसा करेगा कि कानून के समझ सभी लोग समान बन सके। ये 2 पहलू इसको लिए रहता है। और इस आधार पे ये जो अनुच्छेद 14 है, कई सारे जैसे हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें कई कैटेगरी हैं। उसमें एक कैटेगरी ये भी है कि जो मूल अधिकार हैं उनको राष्ट्रीयता के आधार पर भी भेदभाव, कि कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारत के लोगों को हैं और कुछ मूल अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को या संस्थाओं को, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन को है। तो ये आर्टिकल 14 है, ये भारत में रहने वाले सभी के लिए है। इसमें नागरिकता के लिए नहीं कि ये नागरिकता के आधार पे जो है ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है, ये भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को ये कहा गया है कि हम चूंकि रूल्स ऑफ द लॉ लाते हैं ना, वो इसके बेस में है कि कानून का शासन उसके लिए एक बेस तैयार करता है। उसमें यह है कि जो भी राज्य है वो सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। इन लोगों का तर्क है कि अब ये है, इसी में याचिकाकर्ता दूसरा तर्क देते हैं कि जो है, हाँ देखिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धर्म को एक योग्यता या फिल्टर के रूप में उपयोग करना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। इसमें यही किया गया है कि जैसे ये कहा गया है किसी भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या कानून के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा। उसमें धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान ये चीजें दी गई कि इसके आधार पर। तो इनका कहना है कि धर्म के आधार को एक फिल्टर के रूप में करना ये जो है उचित नहीं है और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस आधार पे तर्क दिया गया। पहला, ये संवैधानिक तर्क है। देखिए, जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाए तो ये संवैधानिक आधार पे जो है इस एक्ट को क्या किया गया है, इसके खिलाफ जो है तर्क दिया गया है, याचिका की गई। दूसरा है, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सीए के साथ साथ असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार
एनआरसी के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। ये फियर है, ये उनका डर है, और इसको आधार बनाते हैं कि असम में एनआरसी है, नेशनल रजिस्ट्रार फॉर सिटीजनशिप की राष्ट्रीयता के पहचान के रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है, जिसमें अवैध लोग से जो ऐसे लोग जो भारतीय नहीं है, जिनके पास नागरिकता नहीं है, उनको जो है बाहर किया जाएगा देश से, या कहीं उनको जो अधिकार नागरिकों को मिले हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे। ये चीजें बात चल रही है और असम में इस तरह की चीजें लाई जा रही है। इन लोगों को कहना है कि जो ये सीए है, एनआरसी के तहत जो लोग गैर मुस्लिम हैं, अगर वो आएंगे वो तो बच जाएंगे, क्योंकि सीए के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो ऐसे लोग जिनके जो उससे बाहर हो जाएंगे, नागरिकता से बाहर हो जाएंगे और वो मुस्लिम हैं, वो नहीं, उनके साथ अन्याय होगा, ऐसा इन लोगों का तर्क है। ठीक है। और तीसरा जो तर्क दिया जाता है वो संवैधानिक है। वो ये है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या नागरिकता की पात्रता के लिए धर्म को आधार बनाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, जो संविधान की आधारभूत विशेषता है। जैसे कि हमारे जो पंथ निरपेक्षता है, हालांकि हमारे अगर देखा जाए उद्देशिका में छोड़कर कहीं कहीं कहा नहीं गया है संविधान में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है उसमें पंथ निरपेक्षता को या सेकुलरिज्म को भी हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आधारभूत तत्व माना जाता है। अब ये प्रश्न है कि धर्म को आधार बनाना किसी नागरिकता को देने के लिए या किसी कानून को लेकर पात्रता के लिए, क्या ये पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है? तो यहाँ पे सरकार कहती है कि अगर धर्म के आधार पे भेदभाव हो रहा है तो धर्म के आधार पे जो है कानून बनाया जा सकता है। ये सरकार का पक्ष है जो सरकार रख रही है, हम इसमें किसी के पक्ष को सही और गलत नहीं कर रहे हैं। ये 3 आधार पे चुनौती दी गई है। पहला समानता, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। दूसरा उसी समानता, उसका ये है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज है कि एनआरसी लाया जाएगा तो उनमें जो है जो गैर मुस्लिम है उनको तो राहत मिल जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम है उनको राहत नहीं मिल पाएगी, ये आधार है। तीसरा ये है कि पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत जो है, किसी को नागरिकता धर्म के आधार पे अगर कोई किसी भी को दे रहे हैं तो क्या ये उचित है? ये 3 आधारों पर जो है किया गया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 14 की जो उसके लिए जो व्याख्या करने के लिए कहता है, तो उसमें यह है कि अगर समानता के अधिकार को कभी चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट देखता है, अगर कोई जैसे चैलेंज किया गया तो अब किस आधार पे देखेगा। जो पुराने निर्णय हैं वो बताता है कि जब कानून को अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी जाती है तो समानता परीक्षण पास करने के लिए 2 कानूनी बाधाओं को पार करना होगा। यानी अगर कोई कानून है, अगर इन 2 कानूनी बाधाओं को पार कर लेगा तो ये माना जाएगा कि इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर पाया तो उल्लंघन कर रहा है, फिर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाले कोई भी विधान जो है वो असंवैधानिक हो जाते हैं। तो उसमें कोई वही नहीं है। तो वो क्या है? पहला है, व्यक्तियों के समूहों के बीच कोई भेदभाव समझदार अंतर पे है। यानी अगर ये नहीं कोर्ट कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल अंतर ही न किया जा सके, लेकिन जो अंतर किया गया हो वह सोच मतलब समझदार हो, यानी उसमें चीजें वो हो, आधार सही हो, साथ ही में उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध हो। यानी अंतर हो वो रीजनेबल हो, और जो जिस उद्देश्य के लिए एक्ट लाया जा रहा है उसके साथ वो अंतर जो है सामंजस्यपूर्ण हो। तो अब इस आधार पे, इन्हीं दोनों आधारों पे इस एक्ट को समानता के सिद्धांत के साथ, यानी जो अंतर कर रहा है सरकार ने, जो अंतर किया है कि रिलीजियस आधार पे, ये क्या समझदारी या तर्कपूर्ण है? जैसे सरकार कह रही है कि वहां पे जो इस्लाम वहां का धर्म ही इस्लाम है, तो इसलिए इस्लाम को मानने वालों के साथ रिलीजियसली कैसे हो सकता है? तो देखने में तो ये तार्किक लग रहा है। अब कोर्ट इसमें विचार करेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को। दूसरा है कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ वो समानता का सिद्धांत जो खंडन हो रहा है, जो अंतर किया जा रहा है, क्या उसके साथ संबद्ध है या नहीं? बिना अंतर किए अगर वो प्राप्त किया जा सकता है, यानी आप अंतर, चलो समझदारी है, लेकिन क्या उसकी जरूरत है जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं है? इन्हीं 2 आधारों पर देखना है, और जो भी निर्णय आएगा फिर हम इसको आगे, हालांकि ये अभी लागू हो गया है, कोर्ट में भी मामला है, अभी कोर्ट ने उसमें सुनवाई भी नहीं शुरू की है, यानी आगे किसी की बेंच को लिस्टेड तो है, लेकिन वो सुनवाई नहीं शुरू हुई है। जब शुरू होगी, जब चर्चा निर्णय आएगा तब बात किया जाएगा। ठीक है। अगला है मिशन दिव्यास्त्र। अग्नि 5 की
MIRV प्रणाली या MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 मिसाइल। तो देखिए कल ही जो है DRDO ने अपने एक उन्नत मिसाइल अग्नि 5 का MIRV तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है मिशन दिव्यास्त्र के तहत, और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी है DRDO को, तब दुनिया ने जाना है। और MIRV तकनीक अगर देखा जाए तो उसका नाम था फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक मिसाइल जो एक साथ कई सारे, एक ही अपने साथ कई सारे वारहेड ले जाए। मिसाइल में क्या होता है, वारहेड होता है यानी बम होता है, अब उसमें कोई भी बम हो सकता है। जब एक से ज्यादा बम ले जाए और अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में गिराए तो वो तकनीकी कहलाई जाती है MIRV। और अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, परमाणु कैपेबल मिसाइल है, उसके द्वारा ये प्रौद्योगिकी का जो है कहीं ना कहीं सफल परीक्षण भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों के लीग में, 3-4 देशों के लीग में शामिल कर देता है। और ये कहीं ना कहीं भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिफेंस क्षेत्र में, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आइए हम इसको समझते हैं उसी संदर्भ में। ठीक है, तो चर्चा देखिए क्यों है। चर्चा इसलिए है कि 11 मार्च को एक अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की गई, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कई हथियार ले जाने में सक्षम है। तो एक साथ कई लक्ष्यों पर कई हथियार ले जाने में जो सक्षम प्रणाली है उसी को बोलते हैं MIRV। और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह MIRV तकनीक के साथ एकीकृत थी। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। बताएंगे अभी तकनीक के बारे में, तो बता देते हैं। यह वह दक्षता है जो एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर कई वारहेड को लोड करके विभिन्न लक्ष्यों को हिट करने के लिए प्रोग्राम करने की अनुमति देती है, जिससे मिसाइल की संहारक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और इस क्षमता का विकास भारत की मिसाइल प्रणालियों के एक महत्वपूर्ण उन्नयन है और इसके परमाणु विकल्पों का भी विस्तार करता है। कैसे करता है, अब आगे हम इसको देखते हैं। संक्षेप में हमने जान लिया कि अग्नि 5 मिसाइल MIRV प्रणाली से, तकनीकी से हमारी लैस हो चुकी है, उसकी क्षमता हो गई है और यह भारत को कुछ उन्नतशील देशों में शामिल कर रहा है। तो पहले आइए देखते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। तो अग्नि मिसाइल जो है ना, वो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। आप अगर डॉक्टर कलाम साहब को पढ़ते होंगे तो अग्नि की उड़ान उन्होंने लिखी है, तो वो उससे काफी जुड़े हुए थे। और यह बैलिस्टिक मिसाइल है और 3 चरणी ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है, जिसमें 1 से लेके 5, हालांकि उसके आगे भी सूर्य भी है, लेकिन अभी जो स्थापित हो चुकी है, जो प्रशिक्षित हो चुकी है, 1 से लेके 5, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है। और ये 700 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक की रेंज है। हालांकि पिछले साल जो है अग्नि पी करके भी है, जो 1000 से 1500 किलोमीटर के रेंज में है, जो कनस्टर से छोड़ा गया है, यानी वो पनडुब्बियों से भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि परवलयाकार कक्षा में ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं कैसे। बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो ऐसे होता है, ये इस तरह से मिसाइल चलती है। और इसलिए बैलिस्टिक पाथ में चलने के कारण ये दूर तक जाने वाली मिसाइल होती है और यह जो है वातावरण के बाहर भी जाती है, वायुमंडल के बाहर भी जाती है और फिर पुनः वायुमंडल में प्रयोग करती है। तो इसलिए इसके जो मिसाइल होती है वो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइलें होती हैं। और ये जैसे कि DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। और अग्नि 1 के लिए 700 किलोमीटर से शुरू होती है और अग्नि 500 के लिए 5000 किलोमीटर हो जाती है। और जैसे ही कोई मिसाइल 5000 या 5500 किलोमीटर, हालांकि 5500 किलोमीटर तक भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, या अंतर मध्य बैलिस्टिक मिसाइल, और उससे ज्यादा हो जाती है तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, जो अग्नि 6 या जिसको सूर्य कहते हैं वो है। लेकिन हमें जो अपनी जरूरत है, जिस पे अभी चर्चा कर रहे हैं, वो अग्नि 5 है। और इस मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है और
इस अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है और यह सबसे इससे लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से चीन की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए हमारी अग्नि 5 मिसाइल महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, 3 चरणों वाले इसमें ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग किया जाता है। 2007 में भारत ने अग्नि 5 के विकास की घोषणा की थी। वो अप्रैल 2012 में पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया था और जब यह सफल परीक्षण किया गया था तो उस समय के डीआरडीओ के महानिदेशक वी.के. सारस्वत ने कहा था कि अब अग्नि 5 में हम MIRV डेवलप करेंगे, मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो 2012 से ही ये चल रहा था, प्रयास चल रहा था और अंततः इसका सफल परीक्षण किया गया है और 2012 के बाद अनेकों बार अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अभी लेटेस्ट दिसंबर 2022 में किया गया था, जो भी सफल हुआ था। तो कुल मिला के अग्नि 5 हमारी ट्रस्टेड मिसाइल है और ये 2007 में इसके बारे में किया गया था और अभी ये MIRV जो है प्रौद्योगिकी से ये लैस हो गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक क्या होती है। तो देखिए इसमें इस पिक्चर को देखिए, तो जो नॉर्मल मिसाइल होती है ये है, इसमें एक वार हेड है ये ब्लू वाला और इसमें जो MIRV मिसाइल होती है इसमें मिसाइल इसके वार हेड ऊपर जो लगा होता है उसमें एक से ज्यादा 4 से लेकर 12 तक की क्षमता है, मिसाइल होती है और जैसे ही पारबोलिक पार में जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती, इसके बाद इसमें से अलग अलग जो वार हेड होते हैं वो अलग अलग, देखिए एक यहाँ गिर रहा है, एक यहाँ गिर रहा है, एक यहाँ गिर रहा है, यानी कि इसमें जो वार हेड होता है वह उसकी क्षमता होती है कि अलग अलग समय पे कभी कुछ पहले गिर जाए, कोई बाद में गिर जाए, कोई इधर गिर जाए, कोई इधर गिर जाए, ये क्षमता होती है। और ये क्षमता काफी टेक्निकल होता है क्योंकि इतना सटीक और इस तरह की चीजें करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि भारत अब इसे कर चुका है और भारत उन लीग में शामिल हो गया, उन देशों में जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें चीन है, जिसमें फ्रांस है, और भारत भी उसमें शामिल हो गया है। आपको याद होगा कि हम ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के रूप में तो ये अभी दिख रहे हैं, डिफेंस में हम सैटेलाइट लॉन्चिंग में हमारे PSLV ने बहुत साल पहले ही ये सफलता अर्जित कर ली थी और जैसे उसी समय अर्जित की थी तभी ये कहा जाने लगा था कि भारत तो MIRV जो है हासिल कर सकता है क्योंकि भारत का PSLV ने एक साथ कई सारे उपग्रहों को मल्टीपल जो है कक्षा में छोड़ा है। तो इसीलिए जो ये मिसाइल और सैटेलाइट जो है रॉकेट, ये दोनों प्रौद्योगिकी को दोहरे उद्योग की प्रौद्योगिकी की जाती है। तो उसी तरह से जैसे वो हुआ था तभी ये माना जाने लगा था कि भारत के पास तो ये प्रौद्योगिकी है, जब परीक्षण कर दे तब कर दे, और कल जो है भारत ने परीक्षण कर ही दिया है। उसके पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही भारत ने 10,000 ट्रूप को चीन के बॉर्डर पे लगाया है, यानी कि चीन के बॉर्डर पे सब कुछ सही नहीं है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये परीक्षण कुछ और चीज दिखाना होता है, समझाना होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और ये क्षमता तो एक्चुअली में ये क्षमता बहुत पहले से ही भारत के पास थी और अब ये इसका हमने सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया है, बता दिया है कि हमारे पास ये क्षमता है। तो देखिए MIRV एक मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। पारंपरिक मिसाइल के विपरीत जो एक हथियार ले जाती है, MIRV कई हथियारों को ले जा सकती है और इस पे जो वार हेड है वो अलग अलग गति और अलग अलग दिशाओं में से छोड़ा जा सकता है। यही इसकी गुण, इसकी महत्वपूर्ण बनाता है। एक तकनीक का मुश्किल काम है MIRV तकनीक का विकास करना, ये तो सक्षम ही है क्योंकि इसमें बड़ी मिसाइल चाहिए, कई सारे छोटे चाहिए, हथियार चाहिए, उनको सोचो कि एक साथ टारगेट करना है कि अलग अलग कहां कहां जाना है, तो है ही है। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के पास था ही, अब भारत के पास भी हो गया है और ये जमीन से, समुद्र से, पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि पानी के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से तो किया जा सकता है और समुद्र यानी कि जहाज से भी, वारशिप से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि इस MIRV तकनीक के लाभ क्या हैं या हमने क्यों परीक्षण किया है, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ गई। देखिए अभी ये एक साथ कई सारे हथियार गिराते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इसके हम लक्ष्य या जो हम इससे हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, पहला है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है,
तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे मिसाइल आती है तो वैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी होते हैं जो आने वाली किसी भी मिसाइल को रडार को पकड़ के उसको हमला कर देते हैं। एंटी मिसाइल्स होती हैं जो हमारे शत्रु देश के पास भी है, चीन के पास भी है। चीन ने रूस से भी लिया है S-300, हमने रूस से S-400 लिया है। तो ये सारी प्रौद्योगिकियां हैं, या इजराइल का आयरन डोम है, ये सारी चीजें हैं जो आने वाली मिसाइलों से हमला हम बचाव करती हैं और अमूमन काफी हद तक सफल भी होती हैं। उसमें भी जो लंबी दूरी के मिसाइलें हैं, क्योंकि ये लंबी दूरी की होती हैं तो ये वायुमंडल में जाती हैं, वापस आती हैं, इस दौरान वो आराम से जो है रडार के पकड़ में आ जाती हैं, इसलिए वो आसानी से एंटी मिसाइलों के टारगेट हो जाती हैं। क्रूज मिसाइलें जो होती हैं जो कि एक धरती के समान चलती हैं, उसको टारगेट करना आसान नहीं होता क्योंकि वो अमूमन रडार के पकड़ से बच जाती हैं। 102 मीटर ऊपर या 10 से 20 मीटर ऊपर चलती हैं, जिसमें से हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो इसीलिए सबसे घातक मानी जाती है, लेकिन उसकी क्षमता उतनी दूर तक जाने की नहीं होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल दूर की होती है, लेकिन ये क्या होती है कि रडार के पकड़ में आ जाती है और एंटी मिसाइल्स या जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके लिए आसान चारा उसको टारगेट हो जाती है। फिर हम मिसाइल छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना रहता है, अपने हथियारों को, वारहेड्स को शत्रु देश में या जहां पे चाहते हैं वहां पे हमें पहुंचाना रहता है। लेकिन अगर वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर जाएगा, अगर वो नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा लक्ष्य फेल हो जाएगा। तो हमें ऐसी प्रौद्योगिकी चाहिए जो उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फेल कर सके। वो फेल करने के लिए ये हमारी प्रणाली काम करती है, क्योंकि एक साथ कई सारे वारहेड ले जाती है, तो अलग अलग समय में अलग अलग दिशा में ले जाती है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि एक दो भी अगर गिर गया तो भी हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ जो बैटरीज होती हैं, ढेर सारी मिसाइलों को एक साथ नहीं करना किसी लिए सक्षम नहीं होता है। हालांकि अभी हमने भी किया है कि एक साथ जो है 4 मिसाइल को टारगेट किया है, 4 वारहेड को, तो वो तो है ही है, लेकिन फिर भी मुश्किल बना देती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, MIRV जो है मिसाइलों को रोकने के लिए। ठीक है, ऐसे में ये हमारे जो मिसाइल भेजने का लक्ष्य है जो हमारे जो है वो पूरा कर देती है। दूसरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह है कि हमारी नाभिकीय प्रतिरोध क्षमता को ये बढ़ाती है, और खास तौर से भारत जैसे देश में। जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस एक शब्द होता है, नाभिकीय जो परमाणु बम होते हैं उन्हें कहा जाता है यह युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार नहीं है, यह राजनीतिक हथियार है या रणनीतिक हथियार है। जैसे वो बताते हैं कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो आप जो है सर्वनाश हो जाएगा अगर परमाणु हथियार आप पे चल जाए। ठीक है, भारत के पास भी परमाणु हथियार है और भारत ने अपने अपने परमाणु हथियार को लेकर एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपना खुद का बना रखा है, जिसमें कहता है नो फर्स्ट यूज, यानी हम नाभिकीय हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जब तक हम पे नाभिकीय हथियार का प्रयोग नहीं होता है या कोई करने नहीं चाहता है, तब तक भारत नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। अब सपोज दैट कि कोई नाभिकीय हथियार का प्रयोग कर रहा है और आप उसको रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं, कैसे रोकेंगे कि कोई आप पे नाभिकीय हथियार का प्रयोग ना करे? उसके लिए यह होता है कि जो आपका रिस्पांस होता है, जो आपका जवाबी कार्रवाई होगी, जैसे कि कहते हो ना, ठीक है तुम पहला थप्पड़ मार लो, इसके बाद जब हम जो करेंगे उसके लिए तैयार रहना। तो भारत का भी है कि ठीक है हम न्यूक्लियर अटैक पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किया गया तो हम उस देश जिसको करने वाला है उसको तबाह कर देंगे। यानी आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी होनी चाहिए, द्वितीय प्रहार की क्षमता, यानी आप पर हमला हो तो उस हमले से अपने की बचाव भी कर सकें, और दूसरा जो आपका हमला हो वो इतना घातक हो कि शत्रु देश को लगे कि हाँ यार बच नहीं सकते हैं। इसीलिए तभी वो नाभिकीय क्या होगा, डिटरेंस होगा। अब जैसे भारत ने सेकंड हैंड स्ट्राइक के लिए, जैसे भारत के पास क्या है कि भारत ने कई जगहों पे अपने मिसाइलें न्यूक्लियर तक तैनात कर रखी है। वो जमीन से भी कर सकता है, हवा से भी कर सकता है, पनडुब्बी से भी कर सकता है, वो क्रूज मिसाइल से भी कर सकता है, वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल से भी कर सकता है। साथ ही में अगर हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक साथ कई परमाणु वारहेड ले जाएगी, तो जो शत्रु का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके भंग होने की संभावना रहती है। यानी ये हमारे लक्ष्य को भेद सकती है, जो शत्रु देश के भय पैदा करेगा। और इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबल
न्यूक्लियर सबमरीन जो है, जिसको कहते हैं कि आईएनएस, मेरे ख्याल से आईएनएस चक्र ही है, वह समुद्र में कहाँ रहती है किसी को भी नहीं पता रहता है। उसके न लोगों के बारे में पता रहता है, वो एक बार न्यूक्लियर उसमें मटेरियल यानी उसका जो वो पनडुब्बी यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बी है, एक बार उसमें भर दो तो वो सालों तक चली रहती है। वो भारत के कहाँ पे है, दुनिया के समुद्र में किस जगह पे पड़ी हुई है हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल लेके। इसी तरह के आर्सेनल रूस के पास भी है, इसी तरह के आर्सेनल अमेरिका के पास है, और किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि रूस ने ही हमें आईएनएस चक्र दिया है, चीन के पास भी नहीं है। तो ये सब चीजें हमारी न्यूक्लियर जो डेटरेंस है उसको महत्वपूर्ण बनाती है, और उसी डेटरेंस को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका MIRV है, यानी हमारी जो मिसाइल है जो मल्टीपल टारगेट ले जा सकती है। यह कहीं ना कहीं शत्रु देश को यह समझ आएगा कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर सकता। जैसे देखिए, आयरन डोम कहा जाता है कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है लोकल लेवल पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, लेकिन एक साथ जब हमास ने हजारों रॉकेट छोड़े, मिसाइल भी नहीं रॉकेट छोड़े, तो हर सिस्टम की एक क्षमता होती है। तो वही है कि जब एक साथ 10-12 टारगेट जाएंगे और इसी तरह से 10-20 मिसाइलें जाएंगी और सब जो है न्यूक्लियर वारहेड लिए हुए, तो ये पता है कि कोई ना कोई तो टकराएगा ही, और जब टकराएगा तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में ये शत्रु देश को कोई इस तरह से मिस एडवेंचर करने को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मिशन दिव्यास्त्र, उसके बारे में सूचनाएं, इससे जुड़ी हुई जो भी PDF होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं कल नए समाचारों के साथ।